अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत ने आने वाले साल का बजट पेश कर दिया है। ये एक ग्रोथ बजट है और शौकत तरीन ये कहते हैं कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हमें आगे लेके जाएगा। इस बजट के हवाले से इंडस्ट्री तारीफ भी कर रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इंसेंटिवाइज किया है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ अहम सवाल आते हैं। शौकत तरीन से बार बार ये पूछा गया है कि जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो आप कैसे पूरा करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कि हुकूमत को मीट करना ज़रूरी है अगर वो इस बजट में मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे जो इश्यूज़ हैं, और उसके लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे हमाद अज़हर साहब, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमाद साहब, बहुत सारे इशूज़ तो एड्रेस कर चुके हैं शौकत तरीन साहब। दो तीन मखसूस चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो 5,800 अरब रुपये है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 2,000 अरब रुपये है। उसमें जो एक प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड की मद में आप लोगों ने कहा है कि 252 अरब रुपए हम इस साल इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? इस साल क्या प्लान्स है? कौन से कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा? क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा, इनफैक्ट पिछले 3 सालों में, कि जो भी रकम रखी गई है प्राइवेटाइजेशन की, जैसे कि पिछले साल 100 अरब रुपए रखे लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जीरो थे। उससे पिछले साल 19-20 में 150 अरब रुपए रखे लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जीरो थे। तो इस साल हदफ क्या है हमारा? कौन सी कंपनीज हैं? जी, 2 RLNG के प्लांट्स हैं जो पिछले साल भी थे, लेकिन वो पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हो सके प्राइवेटाइज, और उनको हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल हम कर लेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान स्टील मिल की जो बिडिंग है वो भी एक्सपेक्टेड है लेटर पार्ट ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में। हमें उसकी भी काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी काम उस पर हो चुका है। और कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो लाइंग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ये उनकी प्रोसीड्स हैं जो कैलकुलेट की गई हैं। और उम्मीद है कि दोनों पावर प्लांट्स की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, जैसे आपने कहा लास्ट ईयर नहीं हो सकी। और क्या इस पर कन्विंस कर लिया जाएगा IMF को भी कि यहां से हम 250 अरब रुपए इस साल इकट्ठा कर लेंगे? मुझे उम्मीद तो है, क्योंकि काफ़ी इस पे हमने जो इसके बॉटलनेक्स थे उन पे काफ़ी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। और तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद मेरी और फाइनेंस मिनिस्टर की और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर की मीटिंग होती है इन 2 RLNG प्लांट्स पे। और जितनी देर मैं इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर था तो उतनी देर हर हफ्ते मेरी तमाम टीम और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर साहब की तमाम टीम प्राइवेटाइजेशन में मिलती थी। और पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप समझ लें जिसमें हम जा रहे हैं, उसके हवाले से मीटिंग होती थी। और हमने 80% से बल्कि 90% मैं कहूँगा कि उसके प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इशूज़ को रिजॉल्व कर लिया था। सही है। और डिस्कोस के हवाले से भी एक अरसे से बात हो रही है कि उनको पहले तो रिफॉर्म भी किया जाएगा, फिर प्राइवेटाइज किया जाएगा। कल हमारे प्रोग्राम में मियां मोहम्मद मंशा साहब थे, कह रहे थे कि अब बोर्ड चेंज करना या एग्जीक्यूटिव लगाना, ये तो हम बहुत अरसे से देख चुके, मुख्तलिफ कंपनीज में होता नहीं है। हमें मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। उस हवाले से क्या प्लान है हुकूमत का? मैं इनकी इस बात से मुतफिक हूँ कि जो हमें रिज़ल्ट डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से आएगा वो हमें शायद नतीजा दूसरे रिफॉर्म से ना आए, लेकिन बहरहाल जितनी देर वो प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, हमें रिफॉर्म का प्रोसेस रोकना तो नहीं चाहिए। और प्रोफेशनल लोगों को बोर्ड में बिठाना और फिर उनकी रिकमेंडेशन पे मैनेजमेंट को अपॉइंट करना एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमने शुरू की है। अलबत्ता ये ज़रूर बात ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिस्कोस को प्राइवेट पेयर करें, एक अच्छा परफॉर्मिंग डिस्को और एक बुरा परफॉर्मिंग डिस्को, और उनको हम प्राइवेट सेक्टर के पास लेके जाएं। अच्छे डिस्कोस के लिए तो बड़ा एपेटाइट है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन बुरे डिस्कोस के लिए नहीं है, और सबसे ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत बुरे डिस्कोस को है। तो अभी ये एक हमने खाका प्रोविजनली बनाया है जिसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो जब प्राइवेटाइज होगा तो उस वक्त भी इसी तरीके से इन्वेस्टर को कंपनी दी जाएगी कि एक डिस्को वो होगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ से रिकवरी बेहतर है, और एक वो डिस्को दिया जाएगा जहाँ पे रिकवरी कम है। ये कॉम्बिनेशन बना के दिया जाएगा। हाँ जी, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे बड़े डिस्कोज हैं, जैसे लेस्को है, फेस्को है, गैपको है, ये बड़े डिस्कोज हैं जहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये अच्छे परफॉर्मिंग में कंसिडर किए जाते हैं। और जो छोटे डिस्कोज हैं उनकी वॉल्यूम्स यूनिट्स की कम है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को उनके लिए टर्न अराउंड करना जो है वो भी आसान होएगा, लेकिन होना ये पेयर में ही चाहिए। मेरा फ़िलहाल तो यही ख्याल है। सही। हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज रहा है कि महंगाई को काबू करना है। अब अगले साल भी आप लोगों ने बातें तो की हैं कि फूड इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तलवार लटक रही है हमाद साहब हमारे सर पे, और वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में 600 अरब रुपए का टारगेट है अगले बजट में। यानी कि इस वक्त अगर पेट्रोल पे आप 4.5 रुपए लेवी चार्ज कर रहे हैं, डीजल पे 8.5 कर रहे हैं, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, शायद 25-30 रुपए तक लेके जाना पड़ेगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में यही कीमतें रहती हैं तेल की, तो इसका मतलब है कि 20 से 25 रुपए का इजाफा नजर आ रहा है। और इस इजाफे का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेस के जरिए नहीं होगा,
जहां जहां तेल इस्तेमाल होता है उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट वहां पर भी नजर आएगा। आप जैसे जानते हैं कि फ़िलहाल तो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल और डीज़ल, वो शायद दुनिया के सबसे कम तरीन सतह पे हैं रुपयों में। और जो फाइनेंस ने ये प्रोजेक्शन की है 610 अरब की, ये दो बुनियादों पे की है। एक तो ये कि हमें पिछले 4-5 महीने बल्कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ नज़र आई है। हम समझते हैं कि अगले साल रिफाइनरीज़ की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होएगी और इंपोर्ट भी ज़्यादा होएगा तेल इस साल की बनस्बत काफ़ी ज़्यादा। रिफाइनरी पॉलिसी भी आई है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज हो गए हैं। दूसरा एक ये प्रोजेक्शन है कि अगर ईरान मार्केट में आता है, जिसको मेरा ख्याल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करने के कुछ इशारे मिल रहे हैं, तो उससे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी, जिससे हमें PDL के अंदर इजाफा करने की गुंजाइश मिल जाएगी। बट जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर दूसरी तरफ मामला जाता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक चैलेंज बनेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को ऑयल प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है उससे महफूज रखा जाए, इंसुलेटेड रखा जाए। इस वक्त जो मैंने सवाल किया, जो आप कह रहे हैं कि जो हालात अगर दूसरी तरफ जाते हैं वो ज़्यादा उसकी चांसेस नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि ईरान वाला मामला उस पर हम होप तो नहीं रख सकते कि वो होगा तो फिर क्या होगा। अभी तो फिलहाल नज़र आ रहा है कि दुनिया में कोविड के बाद मामला चलने लगे हैं, तो शायद तेल की कीमतें इसी लेवल पर बरकरार रखें। तो हमें PDL अगर बढ़ाना पड़ा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक होगा इन्फ्लेशन पर, ये अहम इशू है। आप कह रहे हैं कि तेल की कीमतें पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से कम है, लेकिन हमारे अफराते ज़र दूसरे ममालिक के और ख़ित्ते के मुकाबले में ज़्यादा है ना। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम चाह रहे हैं कि हम तेल की कीमतों को नीचे रखें। और ये जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर उधर जाने का चांस है, देखें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एनालिस्ट एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे। जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो तो कम पे हो रहे हैं। अगर फ्यूचर्स को अगर एज एन इंडिकेशन देखा जाए मूविंग फॉरवर्ड की, तो वो तो फ़िलहाल उनकी जो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन है वो तेल की कीमतों की कम है। बट अगेन जो हमने पिछले 1 साल में सबक यही सीखा है कि ये जो इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो प्रेडिक्ट करने से इस वक्त शायद आगे जा चुकी हैं, उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन 4.5 पेट्रोल पे और 8.5 डीजल पे ये तो बरकरार रखना मुश्किल है अगर 600 अरब रुपए इकट्ठा करने हैं तो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिमांड ग्रोथ कंबाइंड विद मे बी फॉल इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ये दो फैक्टर्स हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो फिर हम नेचुरली वी विल रिवाइज आवर प्लान और देखेंगे कि उस वक्त बैठ के क्या करना है। लेकिन हमारी उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कोशिश करें कि लोगों को इसे इंसुलेटेड भी रखें और अपने नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ या रेवेन्यूज़ के टारगेट्स को आपस में बैलेंस्ड रखें। सही। हमारे साहब अब पावर सेक्टर में बताइएगा, क्योंकि अब तो आप वजारत भी आपके पास है। प्लान क्या है इस साल? आप लोग सर्कुलर डेट का जो क्वांटम है उसको 250 अरब रुपए तक रखने में कामयाब रहे हैं, बट अगले साल क्या होगा? IMF तो कहता है कि अगर कैपेसिटी पेमेंट का जो आगे प्रेशर है आपको कंट्रोल करने के लिए टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब कहते हैं टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, वजीर आजम कहते हैं हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। तो कैसे फिर इस कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे अगर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे तो? देखें, इसमें समझने की ज़रूरत है और मैं ये मौका चाहूँगा कि लोगों को भी समझ आए कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ 1 माह या इवन 1 माह भी नहीं, कुछ एनालिस्ट कहते हैं 3 हफ्ते आपकी पीक डिमांड रहती है। जैसे इस साल हमने पाकिस्तान की गुज़िश्ता रोज़ या उससे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की खपत भी हुई और जनरेशन भी हुई। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ 3 हफ्ते या 21 दिन या 24 दिन साल के रहता है। बाकी हमारी जो पूरे साल की औसतन डिमांड है वो 10 से 15 हज़ार मेगावाट के दरमियान रहती है और सर्दियों में इससे भी नीचे चली जाती है। लेकिन हम जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 35,000 मेगावाट के करीब, हम पूरा साल 11 महीने हम उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, बिजली लें या ना लें। इस साल पिछले साल की बनिस्बत हमने 400 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा दी, और लेकिन इसके बावजूद सर्कुलर डेट में इजाफा 550 अरब से कम होकर 250 अरब पे आ गया और शायद 200 अरब तक भी चला जाए जब ये फिगर्स रिकनसाइल होंगी। तो अगले साल भी हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद कम किया जाए, इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पे लेके जाया जाए। और उसके अंदर डिमांड ग्रोथ ऑफ सीज़न में बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा 6,000 8,000 मेगावाट पे लोड होता है लेकिन हम पेमेंट 35,000 की कर रहे होते हैं, तो उस वक्त डिमांड ग्रोथ हमें चाहिए। और दूसरा, हमें सिस्टम में एफिशिएंसीज चाहिए। हमने कुछ रिकवरीज़ में इंप्रूवमेंट की है और हमारे सिस्टम लॉसेस में भी कुछ पीछे करके इंप्रूवमेंट आई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में हमें बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे सिस्टम लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं। और आपने देखा कि इस साल हमने 100 अरब रुपये से ज़्यादा रखे हैं, जो कि पिछले 3 साल के कंबाइंड इन्वेस्टमेंट से 1 साल में ज़्यादा होंगे। तो ये हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस साल जो बजटेड सब्सिडी है, मैं आपको बताऊँ, सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंस की तरफ से अनबजटेड सब्सिडीज़ भी हैं, यानी जो सब्सिडीज अनाउंस
होती हैं लेकिन वो दी नहीं जाती पावर सेक्टर को, उससे आपका सेक्युलर डेट बढ़ता है। तो इस साल उन सब्सिडीज़ में भी इजाफा किया गया, वो 330 अरब के करीब TDS को ले जाया गया जो 150 अरब के करीब होता था पहले। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले साल हम मज़ीद बेहतरी ले आएंगे। अच्छा, लेकिन हमाद साहब, जब आप कहते हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते होती है पीक डिमांड, लेकिन कोई भी मुल्क जब अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाता है और ट्रांसमिशन की वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पीक डिमांड को देख के ही करता है ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि मिनिमम डिमांड कितनी होती है या औसतन डिमांड कितनी होती है। आपको जो फैसले करने हैं वो तो पीक डिमांड रख के कर रहे हैं, और आप लोग तो कहते रहे कि मुल्क में इतनी ज़्यादा बिजली नून लीग ने लगा दी है कि उस वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो लोड शेडिंग होती है, एलानिया और गैर एलानिया दोनों। नहीं, ये कैपेसिटी की वजह से नहीं है, इसके अंदर एक ट्रांसमिशन का बड़ा कंस्ट्रेंट है। जब हम आए थे तो हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत कम थी, 4000 मेगावाट हमने उसमें ऐड किए। लेकिन अभी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये गुज़िश्ता दिनों में 24,000 मेगावाट की डिमांड थी और 24,000 मेगावाट ही हम जनरेट कर रहे थे, और सिस्टम हमारा जो ट्रांसमिशन का है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड था। फिर दूसरा ये है कि जिस तरह प्लानिंग की गई, अब मैं अगर एक ही टाइम पे गैस के सारे प्लांट चलाना चाहूँ तो मैं नहीं चला सकता, क्योंकि इंपोर्टेड गैस जो है वो 1200 MMBTU से ज़्यादा पंप नहीं कर सकते, और वो हम 1200 MMBTU से भी ज़्यादा अपनी लाइंस में पंप कर रहे थे। लोकल गैस भी हमने डाइवर्ट की प्लांट्स को, लेकिन उसकी इतनी तादाद नहीं है अवेलेबल कि हम चला सकें। तो एट वन टाइम जिन सारे प्लांट्स की आप सारा साल के लिए दे रहे होते हैं किराया, अगर आप उनको चला ही नहीं सकते क्योंकि आपकी फ्यूल सप्लाईज़ की कंस्ट्रेंट हैं, तो ये कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। और दूसरा एक वजह ये थी कि अगर आपके 2-3 बड़े मेजर हाइडल प्लांट्स जैसे गुड्डू, तरबेला और मंगला के अंदर ब्रेक डाउन आए तो 1-2 दिन लग जाते हैं आपको दूसरे प्लांट्स को कैचअप करने में, स्टार्टअप करने में। वही गैप आया था और वो हमने कवर कर लिया था। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा बड़ा गैप है वो हमारी जो डिपेंडेबल कैपेसिटी है वो 30 से 33,000 है, लेकिन जो बरूए कार लाई जा सकती है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स या अदर थिंग वो 24,000 मेगावाट है। उस बॉटलनेक को हमें एड्रेस करना है। और पिछली गवर्नमेंट ने जनरेशन कैपेसिटी तो पूरे साल के लिए हम पे एक वो समझ लें कि एक बर्डन डाल दिया, लेकिन ट्रांसमिशन का बॉटलनेक वैसे ही छोड़ दिया। और जो कैपेसिटी पेमेंट्स का डाला, मैं समझता हूं कि मेरी राय है कि वो जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा है। 2023 में हमारे पास 50% ज़्यादा बिजली होएगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे। 3000 मेगावाट तो हम अगले 6 महीनों में ऐड करने वाले हैं। जो पुराने सौदे जो हैं वो आए हुए हैं और उनको हमने कमीशन करना है। तो दिस इज़ एक बहुत बड़ा इनकी प्रोजेक्शन में मिस प्लानिंग के अंदर फॉल्ट था। तो हमाद साहब, 2018 में उमर अयूब साहब जब वजीर थे उन्होंने कहा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे हम खर्चा करेंगे। आज उस बात को 3 साल हो गए हैं। LNG टर्मिनल लगाने का कहा था कि लगाएंगे, अभी तक जो टर्मिनल का काम है वो भी नहीं शुरू हुआ। ये भी कहा था कि पाइपलाइन बिछाएंगे। नून लीग ने 2 टर्मिनल लगाए, 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई। तो 3 साल बाद अगर ना टर्मिनल लगा, ना गैस की पाइपलाइन बिछी, ना ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी उतनी बड़ी है जितनी हम जनरेशन बर्दाश्त कर सके, तो फिर ये तो नाकामी तो हुकूमत की रही ना आपकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि उमर अयूब साहब के टाइम पे 4000 मेगावाट की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई, जो कि रिकॉर्ड था। 70-80 अरब के करीब 3 साल में इन्वेस्ट किए गए। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में 3 साल में इतनी रकम नहीं इन्वेस्ट की गई। और अब हम 1 साल में 100 अरब हमने बजट लिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको एब्जॉर्ब करें। तो जितनी अब ट्रांसमिशन में हो रही है इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। जहाँ तक गैस पाइपलाइन की बात है तो आपको याद होएगा कि 2015 में नून लीग ने एक MOU साइन किया था नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के लिए, लेकिन अगले 4 साल 5 साल वो इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं कर सके। हमारी गवर्नमेंट ने अभी मई के आखिर में IGA साइन किया है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पे, और इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर काम शुरू करेंगे। ये रशिया की मदद के साथ जो हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारी जो फ्यूल सप्लाई है वो बेहतर हो सके गैस की। मेरे सामने ये नेपरा की रिपोर्ट पड़ी हुई है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2018-19 जो आपकी हुकूमत का पहला साल था, 47 बिलियन रुपए उसमें आपने ट्रांसमिशन पे खर्च किए थे, और नून लीग ने अपने आखिरी 2 सालों में 86 बिलियन खर्च किए थे। नेपरा की रिपोर्ट कहती है। आप कह रहे हैं कि हमने 3 साल में 80 अरब रुपए किए हैं और किसी हुकूमत ने नहीं किया। नून लीग के आखिरी 2 सालों में 86 बिलियन खर्च किया नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक। देखें, जो हमने पैसे खर्च किए हैं अपने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अलहदा किए हैं, CPEC के ज़रिए अलहदा किए हैं, PSDP के ज़रिए अलहदा किए हैं, और NTDC ने अपने बजट के ज़रिए अलहदा किए हैं। और जहाँ तक मेरी इतलात है, अगर आप इन तीनों रकूम को इकट्ठा क्लब करें तो ये पहले की बनिस्बत कहीं ज़्यादा है।
अच्छा, जब हम बात करते हैं कि 1000 या 1500 मेगावाट की अभी भी जब पीक डिमांड थी, शॉर्टफॉल था, लेकिन उसमें हम 5500 मेगावाट की जो कि रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है, यानी कि जहां से रिकवरी नहीं हो रही उनके ऊपर लोड शेडिंग की जाती है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके हवाले से क्या किया गया है? क्या उसको कम नहीं करना है? क्योंकि जब वो कम होगा, वहां से रिकवरी बेहतर होगी, आप उनको ज्यादा बिजली देंगे तो ही ये कैपेसिटी पेमेंट वाला इशू आप हल कर सकेंगे ना। आपने तो डिमांड को बढ़ाना है, लेकिन वो तो हमने जैसे समझ ही लिया है कि 5500 मेगावाट तो लोड शेडिंग हमने करनी ही करनी है, क्योंकि वहां से रिकवरी नहीं होती। देखें, ये जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व कर रही है, 2011 से ये रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का एक पैराडाइम आया हुआ है, और इसमें कोई वो नहीं है मुझे ये कहने में कि इसमें कुछ लोगों के साथ जो उन लोकेलिटीज़ में बिजली चोरी नहीं कर रहे वहाँ उनके साथ एक नाइंसाफ़ी भी है। लेकिन इस वक्त सिस्टम की क्या कंस्ट्रेंट है? कुछ हमारे ऐसे फीडर्स हैं जहाँ 70% 80% बिजली चोरी है, यानी कि अगर 10 घरों को बिजली जाती है तो 7 से 8 उनमें चोरी करते हैं। आप जितनी भी बिजली दें तो वो सारी जो है उसके अगेंस्ट आपको रिकवरी नहीं आती। तो उसके ऊपर हम अब एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे AMI मीटर्स हैं और ABC केबल्स हैं, उसका अब हम इस्तेमाल जो है वो पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सब के बावजूद हमारी जो रिकवरी का रेशियो इस साल गया है वो 94% गया है, यानी कि वापडा ने जितने यूनिट्स वापडा ने नहीं, डिस्कोज ने जितने यूनिट्स ट्रांसमिट किए हैं उसके अगेंस्ट 94% की पेमेंट आपको आई है। लेकिन ये 6% का जो गैप रह गया है, ये उन्हीं एरियाज़ में है जहाँ 70% 80% बिजली चोरी। और अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग ख़त्म कर दें तो हमारा अपना तखमीना है कि तकरीबन 125 अरब रुपए सालाना सर्कुलर डेट में मज़ीद इजाफा होएगा। तो हम बिल्कुल जब ये प्राइवेटाइजेशन होएगी, जब हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम्स ज़्यादा बेहतर होएंगे, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होएगी, तो हम इस पोजीशन में होएंगे कि हम अफोर्ड कर सकें कि हम हाई लॉस एरियाज़ में भी बगैर किसी स्टॉपेज के हम बिजली दे सकें। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारा ऑलरेडी फाइनेंशियली सिस्टम बड़ा डेलिकेट है पावर सेक्टर का, हम अभी फ़िलहाल अहम नंबर आप बता रहे हैं, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से आप लोग कहते हैं कि 88.77% तक आ गया था रिकवरी रेट, और ये नेपरा की रिपोर्ट का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं लेकिन इस साल इंप्रूव करके 94% पे चले गए। नहीं, ये 88.87 इसलिए था क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स को डिफर कर लिया गया था। ये तो इस वक्त तो 90% से ऊपर जा रहा है। 94% आपने कहा रिकवरी होगी हमारी डिस्कोस की। अगर आज ये इसका मेरे पास प्रिसाइज नंबर नहीं है, लेकिन 90% से ये ज़्यादा ही है। 90% से ये ज़्यादा है। लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा था कि जो सर्कुलर डेट पे रिकवरीज का और लाइन लॉसेस का इंपैक्ट सिर्फ 13% है, बाकी 87% कैपेसिटी पेमेंट का है। तो जरा मुझे बताइए IMF को कैसे कन्विंस करेंगे? जब आप IMF को कहते हैं कि देखिए हम टैरिफ बढ़ाएंगे नहीं, हम दूसरे एरिया से इसको पूरा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 13% इंपैक्ट है जिसमें लाइन लॉसेस है और थेफ्ट है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि अगर हम अपनी GDP ग्रोथ को 7-8% पर रखें अगले 7-8 साल के लिए, तो जाके हम कैपेसिटी पेमेंट को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो IMF को कैसे कन्विंस करेंगे कि टैरिफ वगैरह हम कर सकते हैं? फिर भी नहीं कर सकेंगे। फिर भी नहीं कर सकेंगे तो फिर IMF को कैसे कन्विंस करेंगे इस बात पर? 7-8% भी रखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर हम 10% भी इकोनॉमिक ग्रोथ रखें तो इन्होंने PMLN ने इस तरह बेदरीक तरीके से कैपेसिटी ऐड की है कि हमारे पास 2023 में 50% एक्स्ट्रा बिजली रहेगी, और जो हमारा सर्कुलर डेट का हर साल फ्लो होता है, इंक्रीज़ होता है, उसको हम बड़ी बारीकी से के साथ हर माह देखते हैं कि ये फ्लो कहाँ से जनरेट हो रहा है, और उसमें 13% ही सिर्फ आपकी रिकवरीज और ये दूसरे लाइन लॉसेज जो हैं वो शुमार कर रहे हैं। फिर हमारा यही सवाल है, आप सिस्टम को IMF को कैसे कन्विंस करेंगे? एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ हम कैसे कन्विंस करेंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के लिए भी समझना ज़रूरी है कि सिस्टम लॉसेस को आप ये अज्यूम ना करें कि वो ज़ीरो पे आ जाएंगे। वो नॉर्थ अमेरिका में और बरतानिया में भी ज़ीरो पे नहीं आते। वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगर आप मुताबिक भी ले आएँ तो फिर भी वो 13% आपका हिस्सा बनते हैं सर्कुलर डेट के फ्लो का। तो इन द बेस्ट केस सिनारियो IMF को हम ऐसे कन्विंस करेंगे कि IMF की एक बॉटम लाइन है कि आपने सर्कुलर फ्लो का जो उसके अंदर इजाफा है उसको आपने क्लब करना है ज़ीरो पे या एक हर सतह पे। हर साल के लिए उनका एक फ़र्क टारगेट है। इस साल जो उनका टारगेट था 450 अरब का, हमने ओवर परफॉर्म किया बाय 200 बिलियन रुपीज़। तो वो हमने कोई जितना वो टैरिफ बढ़ाने का कह रहे थे उतना टैरिफ बढ़ा के तो नहीं किया ना, वो तो हमने अपने तरीके से ही किया, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके, इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दे के, कंजम्पशन बढ़ा के। तो इसी तरह हमको इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालेंगे और कोशिश करेंगे। देखें किसी टाइम पे जब बिल्कुल, क्योंकि पिछले महंगे सौदों का इतना बोझ है कि नहीं और कोई रास्ता होता कि बढ़ाया जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी देर हो सके और कोशिश करेंगे कि टैरिफ ना बढ़ाया जाए और लोगों को इसे इंसुलेट रखा जाए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगले 10 साल तक आप 10% ग्रोथ में भी आप कह रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस साल हमारी ग्रोथ है GDP की 4% और 7% से बिजली की जो डिमांड है उसमें इजाफा हुआ है। तो जरा बताइए, अगर हम 24,000 पर हैं
और अगर आप 5-6% से भी ग्रो करते हैं तो इसका मतलब जो खपत होगी, जो डिमांड होगी, उस वो तो 10% तक चली जाएगी। अगर आप 24,000 पे कंपाउंडिंग परसेंट ले लें 10%, तो इतना तो नहीं टाइम लगना चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर शहजाद साहब, आपको पता नहीं है कि जो आगे जनरेशन ऐड हो रही है उसकी तादाद कितनी है? 2023 तक कितनी हो जाएगी जनरेशन? बहुत ज़्यादा है। उसकी फिलहाल एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगले 6 महीने में 3000 मेगावाट है, और उसके बाद अगले 6 महीने में और अगले 2-3 साल कॉन्स्टेंटली मेगा प्लांट्स हैं जो आपके ऑनलाइन आ रहे हैं। बहुत वी आर मैसिवली एडिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन। हमाद अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों वोट का हक नहीं देना चाहती नून लीग, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का मुतालबा करती रही है, मगर अब नून लीग ने इस मामले पर यू टर्न लेने का फैसला कर लिया है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने की मुखालफत करते हुए कहा है कि जो शख्स बैरून मुल्क बैठा है वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। इनके लिए सिर्फ मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों की मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है, जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, जो लंदन में रह रहा है, उसको नारोवाल के हल्के के मसाइल का क्या पता है? उससे तो आप पूछें कि लंदन की आबो हवा कैसी है, न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम की सिचुएशन कैसी है। तो एक शख्स जो बैरून मुल्क बैठा है वो हमारे मुल्क के हालात से बाखबर नहीं, वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है तो उनके लिए नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं, वो अपने नुमाइंदे भेजें कौमी असेंबली के अंदर। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जो शख्स लंदन या पेरिस में बैठा हुआ है उसे पाकिस्तान के शहरों के मसाइल का क्या पता होगा, उससे तो सिर्फ ये पूछा जाए कि लंदन की आबो हवा कैसी है। नून लीग बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत कर रही है, और अहम बात यह है कि इससे पहले नून लीग सेनेट में ओपन बैलेट और आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी मुखालफत कर चुकी है, जबकि अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत की जा रही है। एहसन इकबाल के बयान पर वफाकी वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि एहसन इकबाल बताएं नवाज शरीफ आजकल क्या है, वो भी तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ आजकल क्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके दो दूसरे लीडर हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है? वो भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। लुटेरों का ये ग्रोह जिसको हम नून लीग कहते हैं, वो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़रा मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 29 अरब डॉलर जो तारीख की सबसे बड़ी तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मिली हैं। फवाद चौधरी एहसन इकबाल के बयान पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि अहम बात यह है कि नून लीग माजी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की बात करती रही है। 2012 का मरीम नवाज का ट्वीट हो या 2013 और 2018 का नून लीग का मंशूर, इनमें नून लीग ने यह वादा किया था कि वो दोहरी शहरियत रखने वालों समेत तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाएंगे, जिसके लिए वोट इन पर्सन और पोस्टल बैलेट का निज़ाम बनाया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नून लीग हुकूमत की इस तजवीज़ की मुखालफत क्यों कर रही है, जिसका वो खुद माजी में मुतालबा करते रहे हैं। और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहां बैरून मुल्क मुकीम शहरियों को वोट का हक दिया जाएगा। भारत में दोहरी शहरियत रखने वालों के अलावा तमाम बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को ये हक है कि वो आएँ और वोट कास्ट करें। इसी तरह अमेरिका का हर शहरी जो कि बैरून मुल्क मुकीम हो वो सदारती इंतखाबात समेत मुल्क के मरकजी इंतखाबात में वोट डालने का हक रखता है। और बरतानिया में 2 हफ्ते पहले ये बिल मंजूर हुआ है, जिसके तहत बैरून मुल्क रहने वाले बरतानवी शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पाकिस्तान में यह हक क्यों नहीं दिया जा सकता, नून लीग इसकी मुखालफत क्यों कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजी में नून लीग कहती रही है, वादा करती रही है, चाहे 2013-18 का मंशूर हो या मरीम नवाज के माजी के ट्वीट कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये हक नहीं दिया जा सकता, उनको तो पाकिस्तान के शहरों और हलकों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, रिजर्व सीट दे सकते हैं। इस यू टर्न लेने की वजह क्या है? देखिए शहजाद, ना किसी ने यू टर्न लिया है, ना ओवरसीज पाकिस्तानीज के हक की मुखालफत की है। हमने ये कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट ज़रूर दें,
लेकिन उसकी क्या शक्ल होगी इसके लिए आप मुशावरत करें। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी शक्ल हो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने की जिससे हमारे अगले इंतखाबात के लिए अभी से एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाए। आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन वोटिंग को मुस्तरद किया जा चुका है। इसके ऊपर FBI के साइबर सिक्योरिटी विंग की उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की जो साइबर सिक्योरिटी विंग है, इसी तरह दुनिया के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वो कह चुके हैं कि ऑनलाइन वोटिंग हैक हो सकती है। अमेरिका के अंदर अभी तक तनाज़ा चल रहा है कि रूस ने उनके सदारती इंतखाब पे ऑनलाइन हमलों से हैक करके किस तरह असरअंदाज होने की कोशिश की। तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है, वो क्या महफूज तरीका होगा? अच्छा, दूसरी बात तरीका है कि आपने बताया ऐसा तरीका, सर तरीका आपने अपने मंशूर में बताया। अपने मंशूर में आपने कहा है 2013 के वोट इन पर्सन और पोस्टल बैलेट के जरिए होगा, इंटरनेट वोटिंग की बात नहीं हो रही है। देखिए, इसमें जो भी वोट की शक्ल है उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा और तजावीज़ हैं, और जैसे मैंने कहा कि मेरी राय यह है कि उनके लिए ज़रूर मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका के ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, यूरोप के लिए, मिडल ईस्ट के पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी को हलकों में वोट देते हैं तो हर उम्मीदवार को ये हक भी होना चाहिए कि वो कैनवसिंग कर सके। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो मिडिल ईस्ट में जो उसके वोटर है उनके पास जाके कैसे कैनवसिंग कर सकता है? वहां पे तो वो अपने मुल्क में सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान की जो बल्क है वो तो मिडिल ईस्ट में रहती है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है और अरब अमारात में है। जब कोई तकरीर होती है, जलसे जुलूस होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो टीवी पे दिखाए जाते हैं, टीवी एक्सेस सबके पास है। और आप देखें हमारे पड़ोसी ममालिक भारत में भी जो डुअल नेशनल नहीं है, क्योंकि भारत का कानून अलाउ नहीं करता डुअल नेशनल को, तो इसके अलावा जितने भी भारतीय जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं उनको तो इजाजत है वोट करने की। मेरे इल्म के मुताबिक भारत में ऑनलाइन वोटिंग नहीं है, हालांकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। ऑनलाइन वोटिंग की बात नहीं हो रही है सर, पोस्टल बैलेट हो सकता है, वोट इन पर्सन हो सकता है, कॉन्सुलेट में जाके, एम्बेसीज में जाके, तरीके तो बहुत सारे हैं। आपको मैं ये बात कहूंगा कि आप इसमें जब तक सियासी जमातों का इत्तेफाक राय नहीं करेंगे, जो चीज हम एतराज कर रहे थे वो सिर्फ ये ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है। इन्होंने जिस तरह बुलडोज करके यकतरफा कवानीन उसमें लागू किए हैं, उससे बहुत सारे नए तनाज़ात खड़े हो गए हैं। हल्का बंदी की बुनियाद आबादी से हटा के वोटर रजिस्ट्रेशन पे कर दी गई है, जिससे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के अंदरून इलाके और पंजाब के पसमानदा इलाकों की नशिस्तें कम हो जाएंगी और बड़े शहरों की सीटों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वोट ज्यादा रजिस्टर है। लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तान, सुन लीजिए एक मिनट शहजाद, एक मिनट, बड़ी सीरियस बात है। इसी तरह जो वोटर लिस्ट है उसकी रजिस्टर को या उसकी ओनरशिप को इलेक्शन कमीशन से हटा के नादरा या हुकूमत की तहवील में दे दिया गया है। अब हुकूमत जिसकी चाहे वोटों को आगे कर दे, पीछे कर दे, हज़फ कर दे, जिससे कि धांधली का दरवाजा खुल जाएगा। तो हमने इस बात पर एतराज किया है कि जो भी इंतखाबी इस्लाहात होनी है वो जब तक कौमी इत्तफाक राय से नहीं होंगी, आप एक इतना खतरनाक प्रेसिडेंट कायम कर रहे हैं कि कल को हर हुकूमत अपनी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन कवानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करेगी और इलेक्शन को चुराने की कोशिश करेगी। लेकिन एहसन साहब, वजीर आजम ने खत लिखा स्पीकर को कहा कि कमेटी बनाए ताकि इस पे ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात करे। आपने मना कर दिया, हम बात नहीं करेंगे। जब बात ही नहीं करना चाहते फिर कौमी इत्तफाक राय कैसे होगा कायम? फिर तो जो पार्टी मेजॉरिटी होगी वो बुलडोज ही करेगी ना। नहीं, देखिए, इसको सब ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आईनी मैंडेट है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। आप मुझे ये बताइए कि जो इंतखाबी कानून पास कराया गया है इसमें इलेक्शन कमीशन तक से तो मशवरा नहीं किया गया। इस इलेक्शन के लॉ के पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है कि हम इसका जायजा लें कि इसके अंदर क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि वहां पे तमाम जमातों को बुलाया जाए, हुकूमत अपनी तजावीज इलेक्शन कमीशन को भेजे, एक इत्तफाक राय करें, उसकी रोशनी में पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन कर लें। लेकिन ऐसा साहब, मुझे ये बताइएगा, हमने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन हमने सब पार्टीज के साथ मिलकर कौमी इत्तफाक राय के साथ किए थे। ये जो एहसन साहब देखें, अब 2013-18 के मंशूर में आपने कहा ओवरसीज को वोट देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि देखिए बड़े मसाइल हो जाएंगे और इसीलिए हमें उनको रिजर्व सीट दे देना चाहिए। सर आपने लिखा है ना 2013-18 में रिजर्व सीट देना भी उनको वोट का हक देना है। आपने इस बात पे बहस करनी है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुने
या ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वोट से। लेकिन आपने तो वोट इन पर्सन और पर्सन बैलेट की बात की थी ना 2013-18 में। मरियम नवाज का ट्वीट है, वो भी ये कहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये लिखा है, तरीकेकार के साथ लिखा है। तो अब तो तासुर ये है कि क्योंकि सर सवाल अगर मुकम्मल कर लूं, एक तासुर ये है कि पीटीआई ये कहती है कि हमारा वोट बैंक बाहर बहुत बड़ा है, और शायद आपके इल्म में भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप खौफजदा होकर पीछे हट रहे हैं। ये तासुर है। ऐसी बात नहीं। देखिए, हम पाकिस्तान के इलेक्शन की सैंक्टिटी की बात कर रहे हैं। जो ये ऑनलाइन सिस्टम लाना चाहते हैं, कौन जमानत देगा कि उससे रॉ, मुसाद, दूसरी एजेंसियां और खुद हमारे अपनी इदारे जो हैं उसके जरिए हैक नहीं कर सकेंगे। मैं फिर ये कहूंगा कि जो तजवीज है ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने की, हम उसकी हमायत करते हैं, लेकिन ये दो राय हैं कि क्या उनको वोट अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए देना चाहिए या उनको ऑनलाइन के जरिए हर हल्के में वोट देने का हक दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे ये गारंटी कौन देगा, रॉ, मोसाद या हमारे अपने इदारे इस सिस्टम को मैनिपुलेट या हैक नहीं करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। सिंध हुकूमत का ये दावा है कि जितना शेयर सिंध का बनना चाहिए दूसरे सूबों के मुकाबले में उतना नहीं दिया जाता, जबकि वफाक का ये कहना है कि हम सिंध में पैसा खर्च करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत के जरिए नहीं, अवाम पे पैसा खर्च किया जाएगा। और आज फवाद चौधरी साहब ने सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि 1600-1800 अरब रुपए 3 साल में एनएफसी के जरिए सिंध हुकूमत को मिल चुका है, लेकिन वो पैसा लड़काना और गोटकी पर खर्च होने के बजाय दुबई, लंदन और पेरिस चला जाता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज सिंध हुकूमत पर तनकीद की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में जो एनएफसी अवार्ड है उसके जरिए 1600 से लेकर 1800 अरब रुपए दिए जा चुके हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन वो पैसा गोटकी या लड़काना पे लगने के बजाय दुबई और पेरिस चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखें, फवाद चौधरी साहब पहले तो सीएम पंजाब के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और अब आकर वो सीएम सिंध सईद मुराद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ यहाँ पे आकर बयानात दे रहे हैं और बिल्कुल ही जो झूठ पर मुबनी है। मुराद अली शाह साहब ने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये सिंध कार्ड की बात करते हैं। हम सिंध कार्ड की बात नहीं, हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। हम सिर्फ इन्हें ये कहते हैं कि सिंध की काट मत करें, जो प्रोजेक्ट, जो हिस्सा हमारा ड्यू है वो हमें दें। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। दीगर सूबे भी हमारे अपने हैं, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, जीबी, जितना भी पाकिस्तान का एरिया सब हमारा अपना है, लेकिन जो हमारा शेयर है वो दें। ये बड़ा आकर नंबर्स गिनवाते हैं और कहते हैं कि जी हमने बहुत कुछ दे दिया। जो सूबा जिस सूबे का एक बड़ा शहर जो मुल्क की मईशत में 60-70% कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए ये बजट में पैटर्न्स रखते हैं, कुछ भी नहीं और रखते हो, सिर्फ फिर हम पर एहसानात जिताते हैं। आप मवाजना कर लें कि जो बजट इन्होंने दिया है उसमें सूबा सिंध के लिए क्या रखा है। बयानात तो बड़े दे दिए, जी इतनी एलोकेशंस होंगी। अब पीएसडीपी में वो जो बातें थी इनकी, वो इस पीएसडीपी की जो इनकी बुक है या जो इनके पेपर्स हैं वो जुटा रहे हैं। यहाँ पर आकर ये सिर्फ बयानात देते हैं। अभी इन्होंने जो आपने इंटरव्यू दिखाया उसमें सिंध पुलिस की बात की। सिंध पुलिस ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। बड़े अफसोस की बात है, जो जवान हमारे जो अफसर शहीद हुए, ये आज उनकी बैठ के बात कर रहे हैं कि सिंध पुलिस जो है वो इस काबिल नहीं है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पर अभी हमला हुआ था इतना बड़ा, जिसमें
साजिश थी गैर मुल्की और हमारे दुश्मन ममालिक की, वो किसने नाकाम बनाया? लेकिन नासिर साहब, इसी तरह आप कह रहे हैं कि जो सिंध का शेर है किरदार अदा करती है। रेंजर्स के लिए हमें बहुत एहतराम है, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, लेकिन सिंध पुलिस ने जो कुर्बानियां दी हैं उसी से कामयाबियां मिली। यकीनन उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आप भी जो कह रहे हैं ना कि आप जब कहते हैं कि हमारा ड्यू शेयर हमें दे दे, तो एनएफसी के तहत जो सिंध का शेयर बनता है वो तो दे दिया जाता है ना। वो कह रहे हैं कि 1600-1800 अरब रुपए दिए, लेकिन तरक्की नहीं नजर आती सिंध में, तरक्की नहीं नजर आती कराची में, क्योंकि वो पैसा दुबई चला जाता है, लंदन और पेरिस चला जाता है। देखें, ये इनकी सिर्फ गलत इल्ज़ामात हैं। मैं सिर्फ, इन्होंने तो बहुत लंबी इल्ज़ामात लगाए हैं ना, जिसमें आपने कुछ दिखाए हैं। इन्होंने हॉस्पिटल्स की बात भी की है कि जी इन्होंने कराची के हॉस्पिटल्स का क्या हाल कर दिया, तब फिर हम वफाक वाले ले रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स ये दिखाएं, जब ये वफाक के पास थे यही हॉस्पिटल्स, तो उनकी क्या बजट था, क्या हालत थी। और आज इस सिंध गवर्नमेंट ने उसी कायम अली शाह और मुराद अली शाह साहब के दौरे हुकूमत में उनको कितना ज़्यादा बेहतर बनाया गया, ताकि वो सिर्फ सिंध के लोगों की खिदमत नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। NICVD है, साइबर नाइफ है, दीगर बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, पूरे सिंध में उनका जाल है। हमारे गंबट जैसे इलाके में लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसका पहले सिर्फ सोचा जा सकता था। ये वो पैसे जो हमने लगाए हैं यहाँ पे। अभी शौकत तरीन साहब जो कर रहे थे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम ये नया बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने शोएब सुल्तान साहब का जिक्र किया, वो काम हम यहाँ सालों से कर रहे हैं। और शोएब सुल्तान साहब उसमें हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जिसमें लाखों खवातीन अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। ये सिंध हुकूमत कर रही है। लेकिन नासिर साहब, ये सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान एक अरसे से बहस होती है। कराची में अगर वो 1100 अरब रुपए का पैकेज देते हैं तो बहस होती है कि हमारा शेयर कितना है, हम तो पहले से 750 अरब डाल रहे हैं, ये सिंध हुकूमत कहती है। ये एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आप भी तो ये बात मानेंगे ना कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे में तरक्याती काम करवाना की अव्वलीन जो तरजीह है वो सिंध हुकूमत की ही है। 13 साल हो गए आपको सिंध हुकूमत में, 5 साल इस दौरान आपकी वफाकी हुकूमत थी। आप ट्रांसपोर्ट के वजीर रहे, तो मैं ट्रांसपोर्ट पे बात कर लेता हूं। कोई मंसूबा नहीं दिया आपने ट्रांसपोर्ट का। फिर 2016-17 में नवाज शरीफ को आना पड़ा और कहा कि ग्रीन लाइन हम बनाएंगे। फिर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने कहा जो ग्रीन लाइन की बसें हैं वो भी हम देंगे। वफाक ने ये इसलिए किया क्योंकि सिंध हुकूमत नहीं कर रही थी, वरना आप देखें पंजाब में तो 3 मेट्रो बसेस बन चुकी हैं और वो सूबाई बजट से बनी है, वफाकी बजट से नहीं बनी है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब आते थे तब भी वो कहते थे कि जी ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है उस बसेस नहीं लाई। इसी तरह खान साहब भी यहाँ पे आए जब उन्होंने भी कहा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने को ज़रूर है। फिर बाद में खान साहब ने कहा बसेस भी लाएंगे, तो हमारा बताएं इसमें क्या कसूर है? वो जो मियाँ साहब भी इल्ज़ाम लगाते थे और खान साहब ने भी इल्ज़ाम लगाए। नासिर साहब कसूर है। मैं आपको एक अर्ज करूं, कसूर है नासिर साहब, आपने कहा क्या कसूर है? मैं आपको बता दूं, फिर आप साथ ही जवाब दीजिएगा। कसूर ये है कि सिंध हुकूमत ने 13 सालों में एक भी ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं दिया, इसलिए वफाकी हुकूमत को यहाँ के आके करना पड़ता है। और शायद उनकी नीयत ये हो कि हम काम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, लेकिन करना क्यों पड़ता है? जब पंजाब में 3 बन सकती हैं 4 साल में मेट्रो बसेस, तो 13 साल में आप एक भी सूबा नहीं करेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत पर दबाव आएगा ना कि वो आके तरक्याती काम करें। देखिए, वहाँ पे ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वफाकी हुकूमत ही फंडेड थी। हम वही तो बात कहते हैं। देखें, जो हमारा अपना बजट है उससे हमने बहुत यहाँ पे काम किया है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि PSDP में अगर सिर्फ उनके पास ये बजट हो जो सिर्फ वफाक का हो, डिफेंस हो या उनके अपने अखराजात का हो, तो हम बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उसी PSDP में देखते हैं कि दीगर सूबों के लिए तो सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो सूबा या उसका वो बड़ा शहर जो इतना कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए कोई बड़ा मंसूबा नहीं, सिर्फ ऐलानात कर दिए जाते हैं। 1100 अरब रुपए की आपने बात की, तो उसमें पैसे कौन से हैं? आपने चेक किया है? एक उसमें CPEC के प्रोजेक्ट हैं, एक ये जो बैरिया के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहे हैं वो क्लेम कर दिए जाते हैं, एक K4 का प्रोजेक्ट है, उसमें वो प्रोजेक्ट गिनवाए जाते हैं जो ऑलरेडी हैं।
लेकिन उन 1100 अरब रुपए में से भी 3 नाले साफ करके सर 1100 अरब रुपए में से भी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 750-800 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी, तो फिर आप देना, उनके 350 अरब रुपए का हिसाब तो बाद में लिया जाएगा, पहले आप अपने 750 अरब रुपए का हिसाब तो देना। सर हम तो वो दे रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ये बात बता रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट कोई डिलीवर नहीं कर रही, देखें इनके वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो खटकती है, जो ये खुद कहते हैं कि जी सिंध तो हमारा है नहीं। फिर जो परफॉर्मेंस है सिंध हुकूमत की, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की, वो इनको नहीं भाती। वो हमेशा से कभी गवर्नर रूल की बात करते हैं, कभी कोई नए ले आते हैं 148, 141 की नई नई बातें शुरू कर देते हैं, कभी उनके खिलाफ केसेस ले आते हैं। देखें अगर हमारी परफॉर्मेंस का क्या है, उसका इंडिकेटर क्या है, उसका पैमाना क्या है, उसको देखने का कि जी ये डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम डिलीवर कर रहे हैं तभी तो हमारी बाई इलेक्शंस में हम वो सीटें भी जीत रहे हैं जो हमारी नहीं, या जिन पर अगर हमारी सीटें थी तो वहाँ पे इनके कैंडिडेट्स की ज़मानतें जब्त हो रही हैं। ये जो बहुत बड़े दावे किया करते थे, जो इनके बड़े बड़े क्या कहूँ जो नाम है, उनको कैंडिडेट नहीं मिलता वहाँ पे हमारे लोगों के खिलाफ काम खड़ा करें, इलेक्शन में खड़ा करने। मुझे आप ये बात बताइए कि 2-3 बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। पानी का मसला है, पंजाब में पंजाब की हुकूमत हल करती है, आपके यहाँ K4 है, आप कहते हैं नहीं वफाक ने कहा वफाक करके देगा। नाले साफ होते हैं पंजाब में या किसी और सूबे में तो वो उनकी सूबाई हुकूमत करती है, यहाँ पे NDA में और वफाक के फंड की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की मिसाल मैंने आपको दे दी, ये काम सूबाई हुकूमत के करने के हैं ना। ठीक है वफाक ने अगर कहा है कि हम करेंगे तो उनको करके देना चाहिए, लेकिन पहले तो ये सूबाई हुकूमत का काम है ना। चले सर मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, देख लें ये जो 3 नाले साफ किए जा रहे हैं, बना के दिए जा रहे हैं, ये 41 नाले हैं सिर्फ KMC के, और 514 नाले हैं, ड्रेन्स हैं DMCs के, वो बाकी तो हम संभाल रहे हैं। ये 3 नाले साफ कर और इतना बड़ा एहसान हम पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ 3 नालों की बात है तो कर लेती है ना सूबाई हुकूमत। सर हम तो कर रहे थे ना, हमने तो कर रहे थे ना उस वक्त भी, ये ऐसा तो नहीं था कि हम नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर इन्होंने कहा तो हमने इनको रोका नहीं, हमने बोला जी बिस्मिल्लाह। लेकिन क्या ये पूरे 41 नाले ले लेते ना, 38 नाले जो बाकी बचे हैं जो उसी साइज के हैं वो भी ले लेते, 514 जो दीगर ड्रेन्स हैं DMCs की वो भी ले लेते, हमने तो मना नहीं किया। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज फवाद चौधरी साहब ने वैसे ये भी तनकीद की है कि 140A इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि सिंध हुकूमत में सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दोबारा इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन अहम बात यह है कि पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पंजाब में लोकल गवर्नमेंट बहाल नहीं की गई है और इलेक्शन का जो वादा था वज़ीर आज़म इमरान खान का वो भी पूरा नहीं किया गया है। तो जो मिसाल आप रखते हैं सिंध के लिए वो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट करके दिखाइए, फिर बेहतर होगा कि आप दूसरे सूबों से ये मुतालबा करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।